जो आज ये सर सैयद अहमद डे के मौके पर MIM यूनिट ने जो प्रोग्राम किया है और इस प्रोग्राम में पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष सभा की जो अध्यक्षता कर रहे हैं जावेद अहमद साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद अशरफ साहब, विधानसभा अध्यक्ष कुशीनगर डॉक्टर रिजवान खान साहब, गाजियाबाद से चलकर आए जुल्फिकार साहब, पटरौना विधानसभा अध्यक्ष मेहरुद्दीन भाई, कुशीनगर नगर पालिका अध्यक्ष तौहीद भाई, मैनुद्दीन सिद्दीकी साहब, जिला सचिव सगीर साहब, खट्टा के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर अली हसन साहब, विधानसभा पटरौना के संभावित प्रत्याशी अंबिका यादव जी, अंबिकेश यादव जी, महिला जिला अध्यक्ष सुशीला विश्वकर्मा जी, पटरौना नगर पालिका की सभासद नजीबुन्निसा जी, बिंदु सिंह जी, पटरौना के पूर्व नगर अध्यक्ष संजय खान साहब, संभावित प्रत्याशी सफी अहमद साहब और जय सिंह साहिबवार साहब, मीडिया प्रभारी सलमान खान साहब और तमाम मंचासीन नेतागण और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता को लोगों को, चूंकि आज जो मौजूद है, जो टॉपिक है सर सैयद डे पे, उनके जन्मदिन का हम साहिबवार साहब को मुबारकबाद भी देते हैं कि जो उन्होंने अपने इस जन्मदिन को सोचा, मनाने की भी बात की। और जो सर सैयद साहब के बारे में जो हमारे सामने नौजवान पीढ़ी है, शायद 2-3 बातें उनके बारे में नहीं जानती, तमाम वक्ताओं ने उनके बारे में बताया। अभी शहबाज साहब भी बता रहे थे, जब उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन डाली, उसकी तैयारी शुरू कर रहे थे, तो तमाम लोगों के पास जो फंडिंग के लिए गए, तो वो हमारे उलेमाओं ने, हमारे आलिमों ने उनको इस्लाम से खारिज, उनको निकाह को भी खारिज कर दिया, इस्लाम से भी निकाल दिया। ये हिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलेगा कि उस इस्लाम में कहा गया कि चीन अगर जाना पड़े इल्म लेने के लिए तो आप चीन तक जाओ। आप सोचिए, सर सैयद अहमद साहब जब अंग्रेजों की हुकूमत इस देश में थी और उसमें एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से फाउंडेशन रखना और एक एजुकेशन के लिए काम करना लोहे का पत्थर चने चबाने जैसा था। और पूरे हिंदुस्तान में जो उन्होंने ताउन के लिए, उस फाउंडेशन रखने के लिए पूरे हिंदुस्तान में दर दर भटके। आज उस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक एक्स एलिगेरियन होता है, और वो एलिगेरियन जब अलीगढ़ के लड़के सन 2000 के दशक में जब राजनाथ सिंह इस सूबे के मुख्यमंत्री थे, कुछ लड़कों को सीमे में उठा लिया गया और नौजवान लड़के जो सीमे में 2000 के दशक में उठा लिए गए थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद साहब की क्रेडिट थी। उनको जाता है कि अंग्रेजों का जो यूनाइटेड स्टेट का व्हाइट हाउस है, एक्स अलीगढ़ियन ने उसको घेर लिया और वहां से फॉरेन एम्बेसी से हिंदुस्तान के एम्बेसी को फोन आया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक्स प्रेसिडेंट ने व्हाइट हाउस को घेर रखा है कि नाजायज हमारे बच्चों को फंसाया गया है। सरकार मतलब को घोषणा करनी पड़ी, किसी भी से लड़कों को मुक्त करना पड़ा। चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 का हमारे सर पर है और सियासी मंच पे कुछ सियासत की बातें इसलिए करेंगे कि हम कस्या चौराहे पे हमारे खिलाफ जो कानून बनता है, हम हमारे नौजवान बुजुर्ग जो कस्या चौराहे पे हो, चाहे कुशीनगर के किसी चौराहे और चाहे पानी की दुकान पे, कानून नहीं बनता। आपके बर्बादी का कानून जानते हो कहाँ बनता है? पार्लियामेंट और असेंबली ऐवान सदन में बनता है। और आपके छाप जो चौराहे पे मीटिंग करते हो कि अखिलेश यादव, मायावती, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये आपके 75 सालों से, जो भी भाई ने कहा 75 सालों से आपको वोट लेकर दूसरे दर्जे की नागरिक बनाने की जब तैयारी चल रही थी CNRC में, आप बताओ 543 के बाद में, 543 की लोकसभा में पूरे हिंदुस्तान में अपने 28 मुसलमान सांसदों को भेजा है कि नहीं भेजा है? बेशक भेजा, लोकसभा में भेजा है।
जब लोकसभा में ओम बिरला ने कहा कि सीएनआरसी में खड़े हो जाओ, उनके विरोध में कौन कौन लोग हो, वो संसद का नजारा, वो संसद का मंजर देखकर हैदराबाद के सांसद, औरंगाबाद के सांसद के बराना बताओ, उत्तर प्रदेश से भी चुन के भेजा था, किशनगंज से डॉक्टर जावेद को भी भेजा था, नुसरत को भी भेजा था, बंगाल से, असम से भी भेजा था, लेकिन अब बताओ 2 सांसद के अलावा 26 सांसद क्यों बैठे हैं? ये सीएनआरसी मालूम है क्या है? शायद नौजवानों बुजुर्गों आप बताओ, सीएनआरसी आपको मालूम है क्या है? सीएनआरसी में आजादी का पहले का और 70 के पहले का कागज कहां से दिखाओगे? आपके वालिद का क्या नाम है, उनके वालिद का क्या नाम है? सन 47 के पहले का वोटर लाओ या जमीन का कागज लाओ। लेकिन जब इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की नागरिकता के लिए आरटीआई डाला जाता है कि इनकी नागरिकता का क्या प्रूफ है, मालूम है क्या लिख के आता है आरटीआई में? नहीं मालूम। 1955 सिटीजनशिप एक्ट की धारा के 3 के तहत ये जन्म से भारत के नागरिक के जन्म से इनका अधिकार है, तो हमको भी किसी कागज को दिखाने की जरूरत नहीं है। यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब समझा रहे हैं कि हम भी जन्म से हमारे बुजुर्गों ने भी, अब चले जाओ इंडिया गेट पे 90% किसके लोगों का नाम है? उनका नाम नहीं है सावरकर साहब का कि 6 बार माफी मांगा अंग्रेजों से। हमारे बुजुर्गों ने इसी मदरसे से, इसी मस्जिदों से अंग्रेजों के खिलाफ बुलंद फेंका गया। आपको इतिहास एक और, तो हमारे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, कुछ नौजवान जो उनको ना पता होगा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सन 99 में एक वोट से गिरी थी। एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी। और आज से 22 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी को किसने दूर पिलाया? उस जो छोटे से समोले को किसने नागिन का सांप बनाया, समेरा बनाया? आपको मालूम है? नहीं मालूम है। सन 2017 में आपने किसको वोट दिया लोग विधानसभा में? एक बाबरी के सेकुलर को, एक कादरी के सेकुलर को, जो बाबरी मस्जिद गिरा के भी सेकुलर बना हुआ है, 1 लाख का कादरी कांड करा के भी सेकुलर बना हुआ है। आप बताओ 19 में हम लोकसभा चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में, आपने ईमानदारी से किसको वोट दिया? सपा बसपा गठबंधन वोट दिया। 65 सांसद कैसे जीत गए? आप बताइए। एक बाबरी का सेकुलर, एक कादरी का सेकुलर सन 17 में नहीं हरा सका, सन 19 में नहीं हरा सका। वही अखिलेश यादव के अब्बा, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरी ताकत लगा दी अपनी, 273 का आंकड़ा नहीं छू पाए, 272 और विपक्ष 273, लेकिन 272 से जो 73 का आंकड़ा पहुंचा था, आज नौजवानों सुन लो, हिस्ट्री उठा के पता कर लेना, सन 99 का रिकॉर्ड उठा के पता कर लेना। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को हैदराबाद के हमारे पार्टी के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के वालिद मरहूम सुल्तान ओवैसी साहब, सलाउद्दीन ओवैसी साहब ने उस सरकार के खिलाफ एक वोट देकर अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार को गिराने का काम। अगर बात गलत निकल जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं आरिफ इकबाल इस्माइल से ऐलान करता हूं, आप वो रिकॉर्ड उठा लेना लोकसभा में, सोशल मीडिया पे, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी है। और मालूम है जब 99 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई, हमारे नौजवान सीनियर लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इनको मालूम भी होगा, हम लोग तो स्टूडेंट थे लॉ फाइनल ईयर के। उस सरकार को बचाने के लिए 253 सांसदों की सूची हमारे सांसद ने भी सिग्नेचर किया कि केंद्र में भाजपा की सरकार दोबारा नहीं बननी चाहिए। जब सरकार गिर गई, 253 सांसदों की लिस्ट लेकर सोनिया गांधी राष्ट्रपति भवन के आर नारायणन के पास पहुंच गई। ये हमारे 253 सांसदों ने सिग्नेचर कर दिए। 20 सांसद मुलायम सिंह यादव के पास था, उन्होंने अपने 20 सांसदों की साइकिल की सूची राष्ट्रपति भवन को नहीं दी। और कांग्रेस की सरकार जो समाज लेफ्ट के लोग, तमाम जो लोग चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा ना बन पाए और देश में मध्यावधि चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी दोबारा चुनाव जीत के आई। अगर मुलायम सिंह यादव 20 सांसदों को दे देते तो वहां गैर भाजपा की सरकार बन जाती। सारे लोगों ने मिलकर
किसने पिलाया? 5 साल सरकार चलाई अटल बिहारी वाजपेयी ने। आपके मदरसों में 1 जनवरी 2004 के बाद से पेंशन खत्म है कि नहीं खत्म है? सरकारी नौकरियों से इस सरकार को फैसला किसका था? अटल बिहारी वाजपेयी का था। अब ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं कि रिजर्वेशन खत्म करो, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक मुसलमान, ये रिजर्वेशन खत्म करके प्राइवेटाइजेशन करके और कब सरकारी कंपनियों को बेच दे रहे हैं कि भाई अब तो अंबानी अडानी के पास नौकरी के लिए जाओ, ना हमारे पास नौकरी है ना रिजर्वेशन है, तो वोट की किस बात? अखिलेश यादव के तमाम नेता इस समय समाजवादी पार्टी के इशारे पे कौन है? MIM को बी टीम कहते हैं क्या? बी टीम कहते हैं ना उनको। हाथ छोड़कर लोकसभा का आखिरी सत्र का दिन था 19 फरवरी 2019 को। क्या यह भी झूठ है कि मुलायम सिंह यादव ने दुआ नहीं की थी कि नरेंद्र मोदी इस देश के दोबारा प्राइम मिनिस्टर वो बने? हाँ कहे थे, ये थे संसद में कहे थे भलाई। संसद में 19 फरवरी 2019 को संसद सत्र का आखिरी दिन था। मेरी हार्दिक शुभकामना इस देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोबारा बने और सारे सांसद जीत के दोबारा आए। ये वही नरेंद्र मोदी है जो गुजरात दंगे के बाद पूरा विपक्ष इनको हराने के लिए एक हो गया। वहां एनसीपी चुनाव नहीं लड़ रही थी, लेफ्ट के लोग सीपीआई सीपीएम वाले कोई चुनाव नहीं लड़ रहा था। आपको मालूम है वहां 84 सीटों पे जो उत्तर भारत का मुसलमान दलित पिछड़ा गुजरात में जो लेबर तबका मिडिल क्लास का तबका है, उन सीटों को चुन चुन के 84 सीटों पे मुलायम सिंह यादव ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। नरेंद्र मोदी को भी जिंदा करने वाले, नरेंद्र मोदी को भी देश के प्राइम मिनिस्टर तक कुर्सी पहुंचाने वाले मुलायम सिंह यादव 2003 में गुजरात दंगे के बाद सबने कमर कस ली कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना, लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी थी। लेकिन सेकुलर वोटों का बंटवारा करने के लिए 84 सीटों पर मुलायम सिंह यादव ने अपने कैंडिडेट को खड़ा कर दिया और वोट कितना मिला? 5000, 8000, 7000 और उन्हीं 84 सीटों पे कांग्रेस का कैंडिडेट 2 से 3000 वोटों से चुनाव हार गया। अगर मुलायम सिंह यादव भी वाकई में ईमानदारी से भाजपा से लड़ने की बात करते तो वो भी कांग्रेस को सपोर्ट करते थे कि हम यहाँ लड़ाई में नहीं है, यहाँ लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में। अरविंद तोगड़िया ने क्या कहा था एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कि गुजरात में दंगे हुए, कांग्रेस का संगठन था तो हर जिले में, क्यों नहीं बचा लिया मुसलमानों को? एक टीवी चैनल में बैठ के कहा था। आप बताओ, बुजुर्ग लोग हैं हमारे, शायद नौजवान ना जानता हो, बाबरी मस्जिद में पहला फावड़ा मारने का दावा कौन करता है? साक्षी महाराज करते हैं कि नहीं? हर चैनल पर आज भी कहते हैं कि पहला फावड़ा मैंने मारा। और उसको राज्यसभा किसने भेजा? ओवैसी साहब ने तो नहीं भेजा, उनके वाली साहब ने तो नहीं भेजा। तो आप बताओ भाजपा की बी टीम हम हैं कि मुलायम सिंह यादव? मुलायम सिंह यादव। आरएसएस में 40 साल संघ की सेवा करने वाला लखनऊ पश्चिमी में सन 2002 में ये गौरव भाटिया, कभी जो सपा के लिए प्रवक्ता का काम करता था, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा हिंदू चेहरा बना हुआ है। इसके वालिद को मुलायम सिंह यादव ने 40 साल आरएसएस में रहने वाले को लखनऊ पश्चिमी से टिकट दिया था। चुनाव हार गए विधानसभा का। और इलाहाबाद एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। उस हाई कोर्ट का एक संघ विचारधारा वाले को एडवोकेट जनरल बनाया और 250 वैकेंसी निकली थी, उस लिस्ट में एक भी मुसलमान नहीं। एक संघ के आदमी को आपने एडवोकेट जनरल बनाया और जब 250 नौकरी की बात है तो एक भी मुसलमान नहीं, और 90% वोटिंग करने वाला मुसलमान को एक नौकरी नहीं। 2012 से 17 में अभी भाई ने एक मुकदमे के जिक्र किया, हम बता देते हैं। चूंकि पार्टी का लीगल सेल, हर पार्टी का लीगल सेल एक बैकबोन होता है, उनको लीगल प्रोटेक्शन करना, लीगल का काम करना, जो तमाम पार्टियों ने अपने अपने लीगल सेल को रखा है। अखिलेश यादव 2012 में क्या वादा करके गए थे? चुनावी वादा किया था कि जितने बेकसूर नौजवान मुसलमान हैं, जितने 18 से
25 साल के नौजवान हैं। नौजवान साथियों सुन लो, अपने मुस्तकबिल के लिए 18 से 25 साल 30 साल के जो बच्चे सीमी में इंडियन मुजाहिद के नाम पे बंद हुए, हमारी सरकार आएगी तो हम उनको छुड़ाने का काम करेंगे, उनकी पैरवी करने का काम करेंगे। मुसलमान नौजवानों ने झूम के वोट कर दिया, पूरा झूम के नौजवान तबका उनको वोट किया वादों पे। 2012 से 17 का जो आंकड़ा आया, निचली जिला न्यायालय जो जिला कचहरी होती है, जिला अदालत होती है, तमाम अदालतों से जो मुसलमान एक बड़ी तादाद में बरी हो गया, छूट गया, जिला न्यायालय ने उनको आरोपों से बरी कर दिया। उस फैसले से अखिलेश यादव खुश नहीं थे। सारे फैसलों का इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ इलाहाबाद बेंच में उन मुसलमानों के खिलाफ गवर्नमेंट अपील फाइल कर दी। 90 का दशक था, हमारे बुजुर्ग लोग होंगे, मुलायम सिंह ने एक चीज कही थी कि जिस तरह सरदार कृपाल रखता है, मुसलमानों को कट्टा रखना चाहिए। कहा था कि नहीं कहा था? 90 के दशक में, 90 के दशक में मुलायम सिंह ने कहा था कि सरदार जिस तरह कृपाल रखता है, मुसलमान तुम कट्टा रखना चाहिए। आपकी सरकार सन 89 में बनी, सन 95 में बनी, 2029 अगस्त 2003 से लेकर 7 तक आपकी सरकार रही, 2012 से 17 तक आपकी सरकार रही। आप जरा लिस्ट उठा के देख लो कितने मुसलमानों को आपने बंदूक का, पिस्टल का लाइसेंस दिया। और सन 90 के दशक में आप जब पहली बार भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने, आपने तो कहा मुसलमानों को कट्टा रखना चाहिए। आपने कोई ऑर्डिनेंस ले आते, कोई कानून लाते कि मुसलमानों को सुरक्षा के लिए पिस्टल, एक राइफल, एक बंदूक दे दिए, अनिवार्य कर दिया जाए। आपने किया कुछ नहीं, लेकिन सामने वाले को मुद्दा दे दिया, सामने वाले को मुद्दा दे दिया कि ये देखो मुसलमानों का ये हमदर्द बनता है। असल में मुलायम सिंह यादव के जो ओवैसी साहब ने संसद में कहा था, आप लोग को याद भी होगा, मुलायम सिंह की धोती के नीचे हाफ पैंट है। आप और आरएसएस बजरंग दल के लोग मिलकर काम करते हो। आप बताओ कौन मुसलमान खुश होता है कि किसी हिंदू पे गोली चल जाए? या कौन हिंदू इस देश का खुश होता है कि मुसलमान पे गोली चल जाए? 75 सालों से गंगा जमुनी तहजीब है, आपको यकीन ना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट एशिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है। हम जब तेलंगाना का चुनाव जीते थे 2018 में, मुझको छोड़कर वहां पे राजेश गुप्ता, अभय उदय श्रीवास्तव, संजय सिंह, रविंद्र कुमार, विवेक शर्मा, तमाम ऐसे नॉन मुस्लिम अधिवक्ता हाईकोर्ट चौराहे पे हम लोग मिठाई बांट रहे थे। अगर ये गंगा जमुनी तहजीब होना होती तो मुझको छोड़कर वहां सारे नॉन मुस्लिम अधिवक्ता क्यों MIM की जीत पे वहां चौराहे पे मिठाई बांटते? आप बताइए। बहुजन समाज पार्टी के एक नेता राज्यसभा इलाहाबाद में आए थे, उन्होंने कहा था कि हैदराबाद की एक पार्टी आई है, और ममता बनर्जी ने भी ये कहा था कि हैदराबाद की एक पार्टी फला से पैसे लेकर आई है। आपके मन में टीवी चैनल देख के कुछ कंफ्यूजन होता होगा। ममता बनर्जी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री थी, तब भाजपा की बी टीम नहीं थी। उनके बाद चट्टोपाध्याय रेल मंत्री बने, तब वो भाजपा की एजेंट नहीं थी। ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव में कहा था कि नहीं कहा था? आप बताओ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री कौन था? हम तो नहीं थे। और वहां का जब मैं टीवी चैनल में डिबेट कर रहा था, वहां का यूनानी कॉलेज का एक बहुत बड़ा पुराना मुद्दा है, उसको ममता बनर्जी लागू नहीं कर रही। पूरे बंगाल का इशू बना हुआ है। आज चुनाव जीते भी उनको करीब 6-6 महीने हो गए, लेकिन उस कॉलेज की मान्यता 10 तीसरा टर्म है, वो यूनानी कॉलेज का कलकत्ता में नहीं कर रही है, सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए। उनको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हमको बताती है। बहुजन समाज पार्टी जब गुजरात दंगा हो गया, आप बताओ, अटल बिहारी वाजपेयी उस मंच पर थे, नरेंद्र मोदी उस मंच पर थे, मायावती उस मंच पे थे, क्या ओवैसी साहब के वालिद साहब उस मंच पे थे? आप बताओ। और गुजरात दंगे के बाद मायावती ने ऐलान किया, चूंकि उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही थी कल्याण सिंह के साथ, वहां पर मुख्यमंत्री बनी थी, उसके बाद कल्याण सिंह का टर्म था, उससे पहले समर्थन वापस ले लिया, लेकिन वहां गुजरात के मंच पे दलितों को मैसेज देने का काम किया, क्या भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करो। सतीश मिश्रा हम पे जो आरोप लगाते, पहले अपने दामन में झाके कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा के साथ कितनी बार मिलकर सरकार बनाई।
कितनी बार सरकार बनाई? 3 बार बनाई कि नहीं बनाई? आप सरकार बना लो, आप रेल मंत्री बन जाओ, आप उनकी सरकार में शामिल हो जाओ और बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी जिसकी तहज्जुद की नमाज न अदा होती हो, उनके वालिद ने मीनार पे खड़े होकर कहा था मेरी आन और औलाद बर्बाद हो जाएगी अगर मैं भाजपा का मिला हुआ हूं। आप बताओ पूरे हिंदुस्तान में हमारे जो विधायक सांसद है सर सैयद अहमद के कदमों पे चल रहे कि नहीं चल रहे? क्या वजह है? क्या आजादी के बाद वारिस पठान के इलाके में, इम्तियाज जलील के इलाके में मुस्लिम मिस्किन माइनॉरिटी डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी खुलती है, उर्दू भवन खुलता है, आज तक क्यों नहीं खुला? और इम्तियाज जलील साहब जो हमारे सांसद औरंगाबाद के, होता यह है कि इन्होंने, हम सांसद, ये मेरे करीबी है, सांसद का 10 लोगों का सेंट्रल स्कूल में कोटा होता है, वो किसी करीबी के लिए लिखा जाता है, लेकिन इम्तियाज जलील साहब ने किसी करीबी के लिए नहीं, अपने सेंट्रल स्कूल के स्टाफ को बुलाकर वहां पे हिंदू मुसलमान दोनों का नाम निकला। और जानते हैं किसका नाम निकला उसमें? एक नाम ऐसा, एक नाम किसका निकला मालूम है आपको? एक आटा चक्की में मजदूरी करने वाले की तनख्वाह कितनी होती है? जो आटा चक्की में सिर्फ गेहूं पीसने का, पिसवाने का काम करता हो, एक लेबर, छोटा लेबर, 2 या 3 हजार या 5 हजार, इससे ज्यादा तो तनख्वाह होगी नहीं। कितना देता है मालिक? 5 हजार। आप बताओ सेंट्रल स्कूल का वो फीस अफोर्ड कर सकता है क्या? सेंट्रल अगर उसको इंटर तक की एजुकेशन, एक तरह से 1 नंबर की क्वालिफाइड एजुकेशन होती है, उसकी बच्ची का दलित था, उसकी बच्ची का नाम निकालो, उसका इम्तियाज जलील के पैरों में पकड़ के रोने लगा। इम्तियाज जलील ने किसी करीबी के लिए चिट्ठी नहीं लिखा, उसमें जो लोग नीडी थे उन लोगों के बॉक्स में नाम रख दिया और उन्हीं बच्चों से उसमें नाम निकाला। 10 लड़कों को फ्री में हर साल सेंट्रल स्कूल में इन्होंने एडमिशन दिलाने का काम किया। सलारे मिल्लत में भी हमारे जो उनके नाम पे ट्रस्ट चलता है, आपको मालूम होगा, जो हमारे ऊपर आरोप लगता है कि हम कट्टर मुसलमान हैं, ये सेकुलर पार्टी का भी लोग आएंगे। एक महाराष्ट्र का विधानसभा में थप्पड़ खाने वाला आजकल उत्तर प्रदेश की गलियों में नशे की भांग खा के, गोली खाकर तमाम तरह के करता है कि मुसलमान अगर फलाने को वोट ना देगा वो ईमान से खारिज है, मुसलमान से कह रहा है कि नहीं? घूम घूम के कह रहा है कि नहीं? जलालाबाद हो, कानपुर हो, बलिया हो, गाजीपुर हो, मऊ हो, कह रहा है कि नहीं नशे की गोली खा के? आप बताइए शिवसेना से विधानसभा में थप्पड़ खाने वाला कौन विधायक था? अबू आसिम आजमी। आप विधानसभा में थप्पड़ खाए और शिवसेना कहती है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने में हमें फख्र महसूस होता है, उसी के साथ सरकार चला रहे हो महाराष्ट्र में। अब आपसे बड़ी बी टीम कौन है? हमारे दोनों विधायकों ने जब सलवा मुख्यमंत्री के विरोध में वोट किया, ये सरकार चला रहे हैं, उनके साथ क्या सुनील सिंह के लिए विरोध कर सकते हैं? जिसको अखिलेश यादव ने ले लिया समाजवादी पार्टी में, समझ गए होंगे कौन है ये? हाँ, हमारी माँ बहनों पे ऐसा कमेंट करने वाला, कभी हिंदू सेना नाम के चलाने वाला अखिलेश, क्या वासिम, एक चैनल गुजरात मुजफ्फरनगर दंगा हो गया था, दीपक चौरसिया इस देश का एक पत्रकार है कि नहीं? है। दीपक चौरसिया के उस चैनल में अबू आसिम आजमी से दीपक चौरसिया ने कहा मैं अभी अखिलेश यादव को फोन करता हूं, आप फोन करो, आप महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हो, आप फोन करो, बात करो कि मुजफ्फरनगर दंगे पर आप अखिलेश से क्वेश्चन करो। मालूम है अबू आसिम आजमी की हैसियत क्या हो गई थी? बार बार दीपक चौरसिया चैलेंज कर रहा था, मैं लगा रहा हूं फोन, मैं इस चैनल से लगा रहा हूं। दीपक चौरसिया चैलेंज करता रह गया, अबू आसिम आजमी हिम्मत नहीं थी कि अखिलेश यादव से सवाल कर दे कि मुजफ्फरनगर जल रहा है, हमारे बच्चे छोटे छोटे मर रहे थे ठंड में और आप सिपाही का डांस देख रहे थे। साथियों, ये जो सेकुलर पार्टी के लोग अभी कुछ पहेली आएंगे, हमारे यहाँ 800 हिंदू बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जाती है। और हमारे जो अकबर साहब है, चंद्रयान गुट्टा से 20 साल से लगातार 22 साल से एमएलए हैं, शिव मंदिर के लिए उन्होंने 5 करोड़ रुपया दिया था जो हैदराबाद में सैलाब में गिर गया था। और हिंदू पुजारियों के लिए अकबर साहब चुनाव, ओवैसी साहब चुनाव, जिस दिन वोटिंग होता है त्योहार की तरह वहां लोग वोट करते हैं और वहां के लोग अपनी लीडरशिप, अपनी पार्टी के लिए वोट करते हैं। मालूम है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कौन कौन से काम किए हैं? अपने कौम के लोगों को, अपने समाज के लोगों को बताओ।
ये मीडिया नहीं बताएगी। जब लॉकडाउन था 2 महीना, ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा। 5 करोड़ रुपए का खाना हिंदू मुसलमानों का अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने। हिंदू जो गरीब लड़कियां हैं, जिस तरह मुसलमान गरीब लड़कियों को शादी मुबारक योजना चलती है, वहां लक्ष्मी योजना, कन्या योजना के नाम से अकबरुद्दीन ओवैसी ने बाकायदा विधानसभा से कानून बनवा के हिंदू और मुसलमान दोनों गरीब लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख से 2 लाख रुपए फंडिंग का इंतजाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। इस वजह से आपको मालूम है, अभी भाई ने कहा, सहगवान जी ने, कि 6 बार उनके वालिद साहब 6 बार एमपी थे। सन 84 का आप लोग दंगा, जब सिख दंगा हुआ था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, आप बताओ एक लहर चल रही थी कि नहीं? हम अपने बुजुर्गों से सुनते थे 450 सीट कांग्रेस जीत के आई थी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। और आपको इतिहास है नौजवानों, अपना इतिहास सुन लो। MIM का सन 84-85 का दशक था। सिखों के गले में चलता हुआ टायर, उनको हजारों सिखों की हत्या। अगर सबक लेना हो तो सिखों से लो। सन 84-85 के दंगे के बाद जो 450 कांग्रेस सीट जीती थी, सन 84 मालूम है कौन जीता था? जो पूरे हिंदुस्तान में सुनामी चल रही हो, उस सुनामी के दौर में कौन जीत के आया मालूम है आपको? नहीं मालूम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के वालिद साहब सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब मरहूम पहली बार लोकसभा पतन के निशान पे हिंदुस्तान की जो सबसे जमहूरियत की जो सबसे बड़ी पंचायत है उसमें जीत के पहुंचे थे। उससे पहले 64 से 84 तक 20 सालों चंद्रयान गुप्ता से लेकर चारमीनार से लेकर पथरगट्टी से MLA हुआ करते थे। और आप सोचो कि जिस समय सुनामी चल रही हो कांग्रेस की, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में एक लहर बनी थी कि कांग्रेस कांग्रेस, उसमें MIM लोकसभा में पहुंची थी। इसके पीछे क्या कारण था? हमारी पार्टी का हेडक्वार्टर है दारुसलाम। जुम्मा छोड़कर हम हर कौम, हर तबके के लिए हमारे 45 कारपोरेटर, 7 MLA, 2 MLC, हमारे सांसद जी खुद। उससे पहले जुम्मा के दिन छोड़कर 10 बजे से 2 बजे तक हर सांसद, विधायक, MLC को बैठकर अपना काम करना पड़ता है, जनता का काम करना पड़ता है। अभी ओवैसी साहब ने एक दलित को 5 लाख रुपए का आर्टिफिशियल 5 उनको अपने संसद निधि से देने का काम किया। हम किसी का जात मजहब पूछ के काम नहीं करते। आज पूरे हिंदुस्तान में जो दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक, अभी भाई ने कहा कि संविधान बाबा साहब ने बनाया, सहगवान साहब ने भी बताया कि संविधान भारत में संविधान अगर नहीं बचेगा तो देश तबाह हो जाएगा। ये जो आर्थिक पिछड़ापन, ये जो ओवैसी साहब एक बार लोकसभा में डिबेट कर रहे थे, मालूम है किससे डिबेट कर रहे थे? आपको नहीं मालूम होगा। अरुण जेटली, वो भी लंदन के पढ़े हुए थे। जब अरुण जेटली और ओवैसी साहब में डिबेट चल रहा था तो लग रहा था कि 543 की लोकसभा में एक टीचर एक स्टूडेंट से क्लास ले रहा है। सारे सांसदों को समझ में नहीं आ रहा। वजह क्या थी कि जेटली साहब से भी काबिल आपका फायर था। सारे सांसदों को इंग्लिश में डिबेट हो रहा था। 543 और 541 सांसदों को समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा वेयर इंडियन कमिंग गो टू वेस्टेज डिफाइन प्लीज। सारे सांसद जो हमारे लोकसभा में बैठे थे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अरुण जेटली से नाक निकालकर आप बताओ ईमानदारी से, सारे नौजवान और बुजुर्ग लोग आप बताइए। एक सवाल आपसे और करता हूं, CNRC का जो बिल चल रहा था, पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा था, चाहे शाहीबाग हो, इलाहाबाद हो, चाहे तो कुशीनगर में तमाम लोगों ने किया, जावेद भाई तमाम लोग जो भी, तो अभी शाही साहब ने भी गोरखपुर में एक बड़ी रैली निकाली थी CNRC के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में, और हिंदू मुसलमान दोनों कर रहा था इसका प्रोटेस्ट। एक IAS को अरेस्ट कर लिया गया था इलाहाबाद में, एयरपोर्ट आ रहे थे समर्थन में, उनको एक सिटिंग IAS को कितने जजों ने रिजाइन कर दिया। एक IPS ने कलकत्ता के रिजाइन कर दिया। उस बिल को फाड़ने का काम किसने किया था? आप बताओ, अगर हम बीजेपी के B टीम होते तो गुजरात में गोधरा सुना है ना? गोधरा भारतीय जनता पार्टी का प्रैक्टिकल, भारतीय जनता पार्टी गोधरा से ही उभरी 2002 में। उस गोधरा में नगर निगम के चुनाव में संजय सोनी को मेयर हमने बनाया, डिप्टी मेयर हमारा बना। हम 7 पार्षद लेके भारतीय जनता पार्टी जी। अगर आप टीम होते, आप बताओ
कमजोर करने के लिए, हमको हराने के लिए ये सारे गलियों में घूम रहे थे, लेकिन हम 44 के 44 पार्षद जीत गए। और आप जानो सबसे बड़ी एक्टिविटी क्या, हमारा अचीवमेंट क्या हुआ, हमारे टिकट पे 5 हिंदू सामने कांग्रेस के 3 मुसलमान कैंडिडेटों को हरा कर हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पहुंचा। 5 हिंदू पहुंचा। गुजरात के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हिंदू को हमने जिता के भेजा अपने सिंबल पे, सामने कौन था, कांग्रेस के मुसलमान कैंडिडेट को हरा के। आप बताओ, अगर हिंदू मुसलमान को अगर हम भेदभाव करते तो हमारी टिकट से हिंदू जीत के नगर निगम में पहुंच रहा है, गुजरात में पहुंच रहा है। हमने पटना यूनिवर्सिटी के एक दलित प्रोफेसर को भी टिकट दिया था, महाराष्ट्र के असेंबली में भी हम लोगों ने टिकट दिया था। और आपको यकीन ना होगा, जो विधानसभा लोकसभा का टिकट है, हमारी पार्टी का क्राइटेरिया आप सुन लोगे तो और पार्टियों से अलग है। एक राजेंद्र नगर की सीट है, 2018 में हम 8वीं सीट जो लड़े थे, हम 7 लड़े, 7 जीत गए। 14 में एक नई सीट मालूम है कौन लड़ा वहां पे, एक ड्राइवर को 2018 में ओवैसी साहब ने कैंडिडेट बनाया और सिर्फ 3000 वोटे से राजेंद्र नगर हम हार गए। 46,000 वोट हमें मिले। हमारे यहाँ क्राइटेरिया ओवैसी साहब का, पार्टी का, जो पार्टी जिसको सिंबल, जिसको अलॉटमेंट देगी वो चुनाव लड़ेगा। हमारा चुनाव दूसरी पार्टियों से अलग होता है। हम लिमिटेड सीटों पे लड़के, हमारी जहां संगठन और ताकत होती है वहां मजबूती चुनाव लड़ते हैं। अगर हमको भाजपा में फायदा पहुंचाना होता, आप बताओ 2015 में बिहार के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी कितने सीटों में लड़ी थी बिहार में, और शिवपाल यादव ने क्या कहा था, अमित शाह से रामगोपाल यादव के मधुर संबंध है। और 153 सीटों में समाजवादी पार्टी बिहार में लड़ गई और 500, 800, 700 वोट मिला। हम सिर्फ सीमांचल की 6 सीटों पर लड़े, 86,000 वोट मिला। कोचाधामन में हमें 36,000 वोट। ये 153 मालूम है, महागठबंधन को हराने के लिए अमित शाह ने कहा अगर आपको बिहार में अगर इनकी सरकार बनी, सीबीआई से दबोचने के लिए, बचने के लिए 153 सीटों पे चुनाव लड़ गए 243 में। आप बताओ, एक सवाल और आपके दिमाग में घूमता है, मीडिया में हमसे सवाल करती है, बिहार में हमारी वजह से सरकार नहीं बनी। अक्सर ये सेकुलर पार्टी के लोग आपसे उनको जवाब देने का काम करना। बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं, सीमांचल में 24 सीटें हैं। हम लड़े कितने, हम गठबंधन था 6-7 पार्टियों का, हम सिर्फ 19 पे लड़े। और आप यकीन जानिए, हम 5 विधानसभा तो जीत लिए, कुछ पे सेकंड पोल, थर्ड पोल के। 19 में 9 सीटों पे महागठबंधन जीता, 5 में भाजपा जीती, 5 हम जीते। अब ये बताइए, आरजेडी के जो मुसलमान अब्दुल बारी सिद्दीकी जो सबसे सीनियर लीडर थे, वहां का तेजस्वी यादव का समाज, जो जदयू भाजपा से यादव आ गया था, पूरा तेजस्वी यादव का समाज उसको वोट किया, ना कि आरजेडी के मुस्लिम कैंडिडेट को वोट किया। इस तरह की 20 सीटों से 25 सीटों का सर्वे आया कि अगर तेजस्वी यादव का समाज आरजेडी को वोट करता मुस्लिम कैंडिडेट को तो उनकी सरकार नहीं बनती। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कौन कर रहा है? आपसे सवाल होता है कि नहीं कि भाजपा की बी टीम है, ये भाजपा को। आप बताओ, उत्तर प्रदेश में हम 100 सीटों पे टारगेट चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आम आदमी 403 सीट पे चुनाव लड़ने जा रही है, तमाम पार्टियां चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन हम अपने हक और हिस्सेदारी लीडरशिप की बात करें तो हम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो जाते हैं। आप बताओ, उर्दू तेलंगाना में सेकंड लैंग्वेज है कि नहीं? तमाम मुद्दों को लेकर जब 2022 का चुनाव होगा, आप अपने लीडरशिप को हरा झंडा पतंग निशान पे वोट करके आप अपने ऐवान में अपने विधायक सांसदों को भेजोगे तो आपके खिलाफ कानून का विरोध करेंगे। अगर आप चाय की दुकान पे, चौराहों पे, चट्टी पे बात करोगे, इससे कानून नहीं आप बनता। वो लखनऊ और दिल्ली से तय होता है। जो कांग्रेस ने 46 साल में, 60 साल में जो 46 दंगे दिए आपके खिलाफ, जो कांग्रेस ने टाटा कोटा बनाया, वो लोकसभा विधानसभा में बनता है, चौराहे चट्टी पर नहीं। अपने बीच से लोकसभा में, विधानसभा में जिताने का काम करो। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।